हेलो, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, अपन भौगोलिक विचारधाराओं का जो पेपर पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने अर्थ परिभाषा भूगोल की और प्रकृति, नवीन प्रवृत्तियाँ और जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान है, इनके वर्गीकरण में भूगोल का स्थान, इसके अलावा भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध, ये टॉपिक अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। अब अपना जो अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, उसकी आप हेडिंग लगाइए भूगोल के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के तत्व। और भूगोल के तत्वों के अंतर्गत अपन को जो जो बातें विशेष रूप से पढ़नी है, वो अब अपन देखते हैं। तो आप चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए, अपना टॉपिक है भूगोल के तत्व। और भूगोल के तत्वों की अगर अपन बात करें तो भूगोल की, देखिए, अगर भूगोल की अपन बात करें तो भूगोल पृथ्वी के तल का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने वाला विषय है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पृथ्वी तल का जो अध्ययन है वो मानवीय क्रियाकलापों को, और इसके अलावा इस मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय तत्व है, इनके संदर्भ में किया जाता है। अब देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी भौगोलिक तत्व है, वो सारे के सारे मानव के साथ क्रिया करते हैं, और मानव है वो इन तत्वों के साथ में क्रिया करते हैं। और जितने भी पृथ्वी तल पर जो भौतिक कारक है, वो किसी स्थान विशेष की जो भौतिक दशाएं हैं उनके साथ में अंतर संबंधित रहते हैं। जैसे देखिए, अपन यहाँ अगर बात करें तो भूगोल के तत्वों के रूप में अपन को यहाँ पर जो चीज़ें पढ़नी है वो इस प्रकार रहेगी कि अपन को एक तो भूगोल में पृथ्वी की जो सतह पर स्थिति है, इसको एक मुख्य तत्व माना गया भूगोल का, पृथ्वी की सतह की स्थिति, ठीक है। उसके अलावा जो भौतिक दशाएं हैं किसी भी क्षेत्र विशेष की, उसको दूसरा तत्व माना गया है। फिर तीसरा तत्व है जीवन के जो अनेक रूप देखने को मिलते हैं उसको, और चौथा तत्व माना गया है इन सब के अलावा जो मानव के द्वारा मानवीय जो प्रत्युत्तर प्रदान किए जाते हैं। ये चार तत्व है जिसको अपन को यहाँ पर अपने टॉपिक के अंतर्गत इनको पढ़ना है। तो आप पहले हेडिंग लगाइए नंबर 1, पहला तत्व जो है। हालांकि इसमें आपको अलग से पहले कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हेडिंग लगाइए। पहली हेडिंग है पृथ्वी की सतह पर स्थिति, लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, पृथ्वी की सतह पर स्थिति से मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी किसी भी वस्तु की अपन बात करते हैं तो उसकी भूगोल के संदर्भ में अगर अपन को स्थिति बतानी होती है तो पृथ्वी को आधार मानकर अपन उसकी स्थिति बताते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर उसको पहचान मिलती है। देखिए, इसके बारे में पृथ्वी की सतह पर स्थिति के संदर्भ में हम्बोल्ट और कांट ने क्या कहा है कि पृथ्वी तल को भौगोलिक क्रियाओं का क्षेत्र इन्होंने बताया है। मतलब पृथ्वी तल में भौगोलिक क्रियाएं जहाँ होती है वो एक क्षेत्र है, मतलब भौगोलिक क्रियाएं यहाँ पर संपादित होती है। लेकिन रिटर क्या कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल को ही भूगोल का क्षेत्र माना जाए, ठीक है। हम्बोल्ट और कांट ने क्या कहा, भौगोलिक क्रियाओं का क्षेत्र, लेकिन इसने क्या कहा, धरातल को भूगोल का क्षेत्र। मतलब उसने भौगोलिक क्रियाओं का क्षेत्र बताया, इसने पूरे भूगोल का ही क्षेत्र किसको बताया है, धरातल को। अब देखिए, बात आती है पृथ्वी की सतह पर स्थिति या अवस्थिति की। तो देखिए, इसमें अपन को मुख्य रूप से जो स्थितियाँ जिनके अध्ययन करना होता है वो इस प्रकार है कि एक तो होती है ज्यामितीय अवस्थिति,
दूसरी होती है समुद्र तटीय या स्थलीय स्थिति, तीसरी होती है निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करें उससे पहले आप 2-3 लाइनें लिख लीजिए। ये इजी टॉपिक है इसलिए मैंने इसके प्रॉपर आपके नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि इजी है, इसको अपन डायरेक्टली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप इसमें, पृथ्वी की सतह पर स्थिति में लिखिए, भूगोल में किसी भी तत्व, भूगोल में किसी भी तत्व की भौगोलिक अवस्थिति उस तत्व को एक पहचान देती है, जिस प्रकार से नगर में एक व्यक्ति की पहचान उसकी गली, मोहल्ले या मकान नंबर से निर्धारित होती है, गली, मोहल्ले या मकान नंबर से निर्धारित होती है, ठीक वैसे ही भूगोल में स्थिति का एक विशेष महत्व है। भूगोल में मुख्य रूप से तीन अवस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है, अब आप इसमें डायरेक्ट ही नंबर 1 पे हेडिंग लगा लीजिए, ज्यामितीय अवस्थिति। पहली हेडिंग लगाइए डायरेक्ट आप। तो ज्यामितीय अवस्थिति का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक लोकेशन। तो देखिए क्या होती है ज्यामितीय अवस्थिति, आप पढ़ते आए हो और ये कई बार मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है। बताइए, देखिए एक बार। देखिए, ज्यामितीय अवस्थिति से मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष की भूगोल के संदर्भ में अगर अपन को भौगोलिक धरातल पर अपन को पहचान बतानी है, तो भौगोलिक संदर्भ में अगर अपन को उसकी सटीक जानकारी देनी है कि उसकी क्या अवस्थिति है, तो उसके लिए अपन उसके अक्षांश और देशांतर जो कोऑर्डिनेट है वो उसको अपन बताते हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स ही उसकी ज्यामितीय अवस्थिति होती है, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप, किसी भौगोलिक प्रदेश की कोई ना कोई अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति होती है, जो धरातल पर
उस तत्व की उपलब्धता को बताती है। ठीक है, आगे लिखिए। ज्यामितीय आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को तीन 360 देशांतरों तथा 181 अक्षांशों में विभाजित किया गया है और इन अक्षांशों और देशांतरों के द्वारा बनने वाले जाल में ही संपूर्ण पृथ्वी का धरातल स्थित है। इसलिए सटीक भौगोलिक स्थिति का निर्धारण ज्यामितीय रूप से होता है। जैसे राजस्थान राज्य की ज्यामितीय अवस्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, तो ये है ज्यामितीय अवस्थिति। ये बाकी का मैटर है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, सारांश अपन ने इसका निकाल लिया है। ठीक है, तो इसमें आपके बात समझ में आई। दूसरी हेडिंग आप लगाइए, सामुद्रिक या स्थलीय स्थिति, मतलब कोई क्षेत्र समुद्र में है या स्थल पर स्थित है, या इन दोनों के संपर्क क्षेत्र की जो बात है वो इसके अंतर्गत आएगी। तो दूसरी हेडिंग सामुद्रिक या स्थलीय स्थिति। देखिए, समुद्रिक या स्थलीय स्थिति से मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति है वो समुद्र के संदर्भ में कहाँ पर है, मतलब वो सागर के किनारे है या बिल्कुल पूर्णतया स्थल भाग से घिरी हुई है। अगर सागर के किनारे है तो किस रूप में है, उसके एक और सागर है या दो और सागर है या तीन और सागर है या चारों ओर वो सागर या जल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार की किसी भी क्षेत्र विशेष की जो स्थिति होती है वो अपन इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, अब स्थिति क्या थी जो ज्यामितीय रूप में होती है, और स्थिति क्या है जो स्थल जल के संदर्भ में या पड़ोसियों के संदर्भ में जो होती है, ये स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए,
किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति एक भौगोलिक प्रदेश के रूप में स्थल और जल के संदर्भ में देखी जाती है। इस स्थिति को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पूर्णतया स्थलीय स्थिति, पूर्णतया स्थलीय अवस्थिति स्थिति। दूसरा सागरीय स्थिति, जिसमें एक सागरीय स्थिति, द्विसागरीय स्थिति, त्रिसागरीय स्थिति और द्वीपीय स्थिति होती है। जिसको देशों के अनुरूप देखा जाए तो रोमानिया, ईरान, पाकिस्तान, आदि देश एक सागरीय स्थिति रखते हैं, वहीं ब्रिटेन और जापान जैसे देश द्वीपीय स्थिति रखते हैं। लेकिन जिन देशों की स्थिति महाद्वीपीय होती है, उनका सागर या जल से संपर्क नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वे कई सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वहीं जिन देशों की स्थिति सागर तटीय होती है,
वहाँ अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं विकसित हो पाती है। सागरीय स्थिति के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग लगाइए, द्वीपीय स्थिति। द्वीपीय स्थिति और इसमें लिखिए, यदि कोई भूभाग चारों ओर जल से घिरा हुआ है, यदि कोई भूभाग चारों ओर से जल से घिरा हुआ है तो यह द्वीपीय स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभदायी होती है, क्योंकि व्यापारिक क्रियाओं के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थिति है। जापान, ब्रिटेन, इंडोनेशिया आदि देश द्वीपीय स्थिति के कारण ही आज उन्नत अवस्था में है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही संभव हो पाएगा, बाकी का अपन अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।